गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सराफत अली और हम पढ़ रहे थे बीएससी थर्ड ईयर क्वांटम मैकेनिक्स, जिसमें हमारी यूनिट सेकंड में थी श्रोडिंगर अवकल समीकरण, श्रोडिंगर डिफरेंशियल इक्वेशंस। और इसके अंतर्गत हम विभव जो हमारी स्थितिज ऊर्जा से रिलेटेड जो हमारी समस्या चल रही थी, स्थितिज ऊर्जा वक्र से रिलेटेड जो समस्या चल रही थी वो हम पढ़ रहे थे। हमने इसमें हमारा चौथा जो टॉपिक था वो था आयताकार विभव सीडी। क्या था? आयताकार विभव रोधिका या आयताकार विभव प्राची, ये हम इसका अध्ययन कर रहे थे। और किसके लिए कर रहे थे? जब कण की जो एनर्जी है वो क्या हो, परिमित विभव रोधिका से क्या हो, कम हो, उस कंडीशन में हम पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर हमने तरंग फलन के समीकरण निकाल लिए थे। उन तरंग फलनों पे हमने परिसीमा प्रतिबंध लगाए थे, वहां पर हमने कुछ इक्वेशंस निकाले थे और फिर उन इक्वेशन की सहायता से हमने b/e और c/a का मान भी निकाला था। वो सारी समीकरण हमें यहाँ पर काम आने वाली है। जो हमने b/a c/a की समीकरण में हमने निकाल ली थी। उसके बाद तो तरंग फलन निकाले थे हमने, उसमें आपतित तरंग फलन, परावर्तित तरंग फलन और पारगमन तरंग फलन है, उनके मान भी हमने फाइंड किए थे। उसके बाद हमने जो लास्ट क्लास में जो टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था हमने प्रायिकता धारा घनत्व का मान पढ़ा था। सबसे पहले हमने जो प्रायिकता धारा घनत्व निकाला था वो था आपतित प्रायिकता धारा घनत्व, आपतित प्रायिकता धारा घनत्व। उसकी जो इक्वेशन आई थी हमारे पास, हम आपतित प्रायिकता धारा घनत्व को इंसिडेंट से व्यक्त करते हैं या JI से डिनोट करते हैं। वो उसकी जो वैल्यू आई थी वो आई थी हमारे पास mod A का स्क्वायर V आई थी। ठीक है। इसी प्रकार जब हमने परावर्तित प्रायिकता धारा घनत्व का मान निकाला था, परावर्तित धारा घनत्व को मान हम रिफ्लेक्शन से डिनोट करते हैं, तो हम उसको SR या JR से डिनोट करेंगे। वो हमारे पास आया था माइनस का mod B स्क्वायर यह आया था। फिर हमने इसी प्रकार हमने लिखा था कि हमारे पास जो तीसरा जो तरंग फलन है पारगमन तरंग फलन, उसके लिए हमारे पास आया था पारगमित प्रायिकता धारा घनत्व। वो हमारे पास हमने उसको ट्रांसमिटेड JT से डिनोट करेंगे। वो हमारे पास आया था mod C का स्क्वायर V। यहाँ पर V इक्वल क्या है? M K अपॉन सॉरी H कट K अपॉन M, जिसकी V की वैल्यू है। ये हमने प्रायिकता धारा घनत्व के मान हमने लास्ट क्लास में हमने फाइंड कर लिए थे। इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो होता है कि परावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक, हम दो वैल्यूज फाइंड करते हैं। ठीक है। तो हमारी आज की जो फर्स्ट हेडिंग है वो है परावर्तन गुणांक। अब परावर्तन गुणांक क्या होता है? परावर्तन गुणांक की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि परावर्तित प्रायिकता धारा घनत्व और आपतित प्रायिकता धारा घनत्व, परावर्तित प्रायिकता धारा घनत्व और आपतित प्रायिकता धारा घनत्व का अनुपात क्या कहलाता है? परावर्तन गुणांक कहलाता है। और परावर्तन गुणांक को हम किससे डिनोट करते हैं? R से डिनोट करते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन SR या JR एवं SI या JI का JI के अनुपात का मापांक परावर्तन गुणांक कहलाता है। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। या तो हम इसको SR या हम लिखते हैं परावर्तित प्रायिकता धारा। तो एक चीज लिख लो, चलो SR लिख लो रिफ्लेक्शन के लिए प्रायिकता धारा घनत्व और आपतन के लिए प्रायिकता धारा घनत्व के अनुपात का मापांक क्या कहलाएगा? हमारे पास परावर्तन गुणांक
कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये परावर्तन गुणांक कहलाएगा। इसे हम किससे डिनोट करते हैं? आर रिफ्लेक्शन से डिनोट करते हैं। तो अर्थात आर बराबर क्या होगा? आर बराबर एस आर अपॉन एस आई, इनके अनुपात का मापांक क्या कहलाएगा? परावर्तन गुणांक कहलाएगा। या इसके बराबर अगर वैल्यूज रखें हम, अगर हम वैल्यूज रखें एस आर और एस आई की वैल्यूज क्या होती है? एस आर की वैल्यू है माइनस का मोड बी स्क्वायर वी और इसके किसके होगी? मोड ए स्क्वायर वी। वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? अगर वी से वी कट जाएगा, वैल्यू हमारे पास बन जाएगी बी अपॉन ए का स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, तो बी अपॉन ए दोनों का स्क्वायर है, तो आर की वैल्यू ये हमारे पास आ गई। अब उससे पहले जो बी अपॉन ए की वैल्यू हमने लास्ट सेकंड क्लास में जब हमने फाइंड करी थी वो हमने निकाली थी, उसकी वैल्यू एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ कि b अपॉन ए की जो वैल्यूज हमने निकाली थी वो शायद हमने समीकरण नंबर 4 और 5 को सॉल्व करके निकाली थी। समीकरण 4 और 5 को हमने पहले तो ऐड किया था, फिर हमने सब्सट्रैक्ट किया था, फिर हमने दोनों का अनुपात निकाला था, फिर वहाँ हमें g अपॉन एफ की वैल्यू चाहिए थी, वो हमने समीकरण 7 और 8 की सहायता से निकाली थी। वो आई थी हमारे पास समीकरण नंबर 9। समीकरण 9 से हमने मान रखा था b अपॉन ए की जो समीकरण थी वहाँ पे मान रखा था, ये शायद समीकरण नंबर 11 या 12 की समीकरण थी, b अपॉन ए समीकरण थी, और b अपॉन ए की वैल्यू होती है के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। इसके लिए आपको पीछे की लास्ट सेकंड क्लास देखनी होगी, साइन एच अल्फा ए अपॉन के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर साइन एच अल्फा ए प्लस 2 आइटा के अल्फा, 2 आइटा के अल्फा कोस हाइपरबोला अल्फा ए, कोस हाइपरबोला अल्फा ए। ये हमने b अपॉन ए की वैल्यू हमने फाइंड की थी। समीकरण शायद 11 होगी, ठीक है। उसके अलावा हमें एक समीकरण की और जरूरत पड़ेगी, वो भी हम साथ में लिख रहे हैं। c अपॉन ए की वैल्यू हमने लास्ट कक्षा में ही फाइंड करी थी, वो हमारे पास कुछ इस प्रकार आई थी। जो वैल्यूज आई थी हमारे पास 4k आइटा अल्फा, 4k आइटा अल्फा एक्सपोनेंशियल माइनस आइटा के ए, एक्सपोनेंशियल माइनस का आइटा के ए एक्सपोनेंशियल अल्फा ए अपॉन के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर साइन हाइपरबोला अल्फा ए प्लस 2 आइटा के अल्फा कोस हाइपरबोला अल्फा ए, 2 आइटा के अल्फा कोस हाइपरबोला अल्फा ए। ये हमारे पास किसकी इक्वेशन आई थी? समीकरण नंबर 20 आई थी। समीकरण ये सिर्फ 12-13 होगी या 14 होगी। ये दो समीकरणों की हमें काफ़ी नीड होने वाली है। इन दोनों समीकरणों को हम थोड़ा ध्यान में रखना है। अगर साथ में डेरिवेशन करते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग हो गई क्लासें अलग अलग हो गई तो हमें याद नहीं है कितने नंबर की इक्वेशन है। ये दोनों समीकरण का यूज़ करेंगे। हमने यहाँ पर किसकी वैल्यू रखनी है? b अपॉन ए की वैल्यू रखनी है, और b अपॉन ए की वैल्यू मेरे को याद नहीं कन्फर्म, उससे हम b अपॉन ए की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो हमारे पास r की जो वैल्यू आएगी, r बराबर क्या होगा? ये वैल्यू हमने यहाँ रखनी है, के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर साइन हाइपरबोला अल्फा ए अपॉन के स्क्वायर माइनस का अल्फा स्क्वायर साइन हाइपरबोला अल्फा ए प्लस 2 आइटा के अल्फा कोस हाइपरबोला अल्फा ए, इस पूरे का मोड का स्क्वायर। यही है। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी? ठीक है, देखिए ऊपर वाले का स्क्वायर कर रहा हूँ मैं, तो हमारे पास दोनों अलग अलग कर सकते हैं। के स्क्वायर प्लस का अल्फा स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, साथ में साइन का स्क्वायर हाइपरबोला अल्फा ए अपॉन इस पूरी इक्वेशन का इसका और इसका साथ में स्क्वायर, तो के स्क्वायर माइनस का अल्फा स्क्वायर साइन हाइपरबोला अल्फा ए प्लस
2 आइटा के अल्फा कोस हाइपरबोला अल्फा ए इस पूरी का स्क्वायर। ठीक है, हमने अलग अलग स्क्वायर कर दिया। ठीक है, स्क्वायर को अब हम सॉल्व करेंगे। तो r बराबर हमारे पास क्या आएगा, के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोला अल्फा ए डिवाइड बाई दिस, इसका स्क्वायर करेंगे। ये पूरी ए टर्म मान लो, ये बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। वैल्यूज हम यहाँ रखेंगे। ए का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर क्या होगा, के स्क्वायर माइनस का अल्फा स्क्वायर साथ में साइन हाइपरबोला अल्फा ए का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे। के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर का अल्फा हाइपरबोला ए हो गया, फिर प्लस का इसका करेंगे 2 आइटा के अल्फा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का तो 4 हो गया, आइटा का आइटा स्क्वायर हो गया, के का के स्क्वायर अल्फा का अल्फा स्क्वायर और इसका कोस स्क्वायर हाइपरबोला अल्फा ए। ये सेकंड टर्म हो गई। फिर थर्ड टर्म कहते हैं 2ab, 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई 2 के स्क्वायर माइनस का अल्फा स्क्वायर साथ में क्या साइन हाइपरबोला अल्फा ए इंटू 2 आइटा के अल्फा कोस हाइपरबोला अल्फा ए। ये हमारे पास ये बाकी की समीकरण क्या आएगी, हमारे पास ये आएगी। को और सॉल्व करेंगे तो r बराबर हमारे पास आएगा के स्क्वायर प्लस का अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोला अल्फा ए डिवाइड बाई दिस के स्क्वायर माइनस का अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोला अल्फा ए प्लस का आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, तो यहाँ पे ये किसका हो जाएगा, माइनस का 4 के स्क्वायर अल्फा स्क्वायर कोस स्क्वायर हाइपरबोला अल्फा ए, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द 4 आइटा के अल्फा और के स्क्वायर माइनस का अल्फा स्क्वायर साइन हाइपरबोला अल्फा ए कोस हाइपरबोला अल्फा ए। ये हमारे पास ये इक्वेशंस आएगी। हमारे पास क्या आ गई, ये आर की इक्वेशन आ गई। यहाँ पे इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू हो जाएगी, आर बराबर हमारे पास आएगा के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोला अल्फा ए डिवाइड बाई के स्क्वायर प्लस का अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोला अल्फा ए प्लस का 4 के स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर। यहाँ पर अगर मैं इस टर्म को क्या लेके जाऊँ, डिवाइड में लेके जाऊँ, तो हमारे पास ये इक्वेशन है आर बराबर 1/दिस के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोला अल्फा ए प्लस 4 के स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई, इस पूरी समीकरण को नीचे लेके आ गया तो के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोला अल्फा ए। अगर मैं अलग अलग टर्म में डिवाइड करूं या इसको इन्वर्स रूप में लिख दूं तो ये पूरी डिवाइड अगर पूरा पार्ट नीचे वाला ऊपर लेके आते तो इन्वर्स में आ जाएगा। इन्वर्स में जो वैल्यूज आएगी वो क्या आएगी हमारे पास, मैं इस फर्स्ट इक्वेशन में फर्स्ट टर्म में इसका डिवाइड करूंगा तो के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर से 1 साइन स्क्वायर हाइपरबोला से ये कट जाएगा, तो 1 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 4 के स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस अल्फा का स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोला अल्फा ए। यहाँ पर हम के और अल्फा की वैल्यू रखेंगे। हमने के क्या माना था और अल्फा क्या माना था, वो दोनों वैल्यूज अगर हम यहाँ पे रखेंगे, ये यहाँ पे रखेंगे, तब इन दोनों वैल्यूज की यहाँ पे लिख लेना के एवं अल्फा का मान रखने पर मान रखेंगे। उसके बाद हमारे पास जो आर की इक्वेशन आएगी वो हमारे पास क्या होगी, हमने
हमारे पास k की वैल्यू क्या थी 2m a अपॉन h कट का स्क्वायर, और अल्फा की जो वैल्यू थी वो थी हमारे पास 2m अपॉन h कट स्क्वायर e माइनस v0। वो दो कंडीशन थी, वो वैल्यूज हम यहाँ पे रखेंगे। तो उसके बाद जो हमारे पास ये समीकरण आएगी, r के जो समीकरण आएंगे वो होगी 1 प्लस 4e 1 प्लस 4e v0 माइनस का e अपॉन v0 का स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोला साइन स्क्वायर हाइपरबोला अल्फा ए इसका इनवर्स। के की वैल्यू क्या थी हमारे पास 2m अपॉन एच कट का होल स्क्वायर, एच कट का स्क्वायर, और जो अल्फा की वैल्यू थी वो थी हमारे पास 2m अपॉन एच कट का स्क्वायर वी नोट v0 माइनस का ए। वो दोनों वैल्यूज हम यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद हमारी इक्वेशन ये आएगी। ठीक है, सोल्व करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आती है, और ये किसको दर्शाएगी, परावर्तन गुणांक को दर्शाएगी। ये मान लेते हैं हमारे पास समीकरण नंबर ए, ये किसको दर्शाती है, समीकरण ए है, वो किसको दर्शाएगी, परावर्तन गुणांक को दर्शाएगी। या हमारे पास क्या आ गई, आर की वैल्यू क्या आ गई, यह आ गई। और एक चीज और नोटिस कीजिए, जो परावर्तन गुणांक की वैल्यू क्या है हमारे पास, क्या नहीं आ रही, जीरो नहीं आ रही। क्या नहीं आ रही, जीरो नहीं आ रही है। ठीक है, आर की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, हमें ये वैल्यू भी चाहिए होगी। तो आर बराबर क्या आ गया हमारे पास 1 प्लस 4e v0 माइनस का e अपॉन v0 का स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोला अल्फा ए का इनवर्स। क्या आ गया हमारे पास, ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, या इसकी ये इक्वेशन ये भी मान सकते हो, ये हमारे पास क्या है, हाइपरबोला की इक्वेशन है। ये भी हाइपरबोला सॉरी ये भी आर परावर्तन गुणांक की ही वैल्यूज है। अब इसके बाद हम किसकी मान प्राप्त करेंगे, पारगमन गुणांक का मान प्राप्त करेंगे। ये तो था हमारा परावर्तन गुणांक। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, पारगमन गुणांक। हेडिंग लगाइए, पारगमन गुणांक। पारगमन गुणांक क्या होता है, पारगमित परागैक्य घनत्व और आपतित परागैक्य घनत्व का अनुपात क्या कहलाएगा, पारगमन गुणांक कहलाएगा। किसका, पारगमित परागैक्य घनत्व और आपतित परागैक्य घनत्व दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा, एस ट्रांसमिटेड और एस इंसिडेंट के अनुपात का मापांक पारगमन गुणांक कहलाता है। इसे T से व्यक्त करते हैं, अर्थात T बराबर क्या होगा, एस टी अपॉन एस आई, दोनों के अनुपात का मापांक ये। तो इसकी वैल्यू रखेंगे मोड सी स्क्वायर वी अपॉन मोड ए स्क्वायर वी से वी कर जाएगा। T बराबर क्या आएगा, सी अपॉन ए का स्क्वायर। वही सी अपॉन ए की वैल्यू ये रही हमारे पास। T बराबर क्या आ जाएगा, T बराबर सी अपॉन ए की वैल्यू 4k आइटा अल्फा एक्सपोनेंशियल माइनस का आइटा के ए एक्सपोनेंशियल अल्फा ए अपॉन ये वैल्यू के स्क्वायर माइनस का अल्फा स्क्वायर साइन हाइपरबोला अल्फा ए प्लस का 2 आइटा के अल्फा कोस हाइपरबोला अल्फा ए। कहाँ से वैल्यू रखी हमने, सी अपॉन ए की वैल्यू हमने पिछली क्लास में सोल्व करी थी, और इसका क्या है, स्क्वायर। क्या है, इसका स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर है। स्क्वायर सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यूज आएगी, वो वैल्यूज आएगी हमारे पास T बराबर 4
के स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस अल्फा का स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोला अल्फा ए प्लस 4 स्क्वायर अल्फा स्क्वायर के स्क्वायर। ये हमारे पास टी की वैल्यू आ गई। अगर ट्रांसपोज करके इसको इन्वर्स करके लिखेंगे तो इसका डिवाइड, तो नीचे जो वो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 प्लस और अल्फा और के की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी v0 का स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोला अल्फा ए डिवाइड बाई 4e v0 माइनस का e। ये परावर्तन पारगमन गुणांक की ये वैल्यू आएगी। ये नंबर मान लो, सॉरी इसके साथ में एक इन्वर्स और आएगा, इन्वर्स करेंगे ना कैसे, इस 4 के स्क्वायर अल्फा स्क्वायर को हम नीचे लेके आएंगे, फिर पूरी टर्म को ऊपर लेके आएंगे तो इन्वर्स के रूप में लिखेंगे। ये इन्वर्स के रूप में 4 के स्क्वायर अल्फा स्क्वायर का डिवाइड करेंगे इसमें, फिर किस में करेंगे, इसमें करेंगे, फिर वहां पे क्या करेंगे, अल्फा और के का मान रखेंगे। अल्फा और के का मान रखने पर हमारे पास क्या समीकरण आएगी, टी बराबर v0 का स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोला अल्फा ए 4e v0 माइनस का e। ये समीकरण नंबर मान लो बी है। कौन सी है, समीकरण नंबर बी है। अब हमने यहाँ पे देखा कि पारगमन गुणांक का मान भी क्या है कि 0 नहीं प्राप्त हो रहा। क्या नहीं प्राप्त हो रहा, 0 नहीं प्राप्त हो रहा। और पारगमन गुणांक की वैल्यू हमें 0 प्राप्त नहीं हो रही, लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स क्या मानती है कि पारगमन गुणांक की वैल्यू यहाँ पे क्या 0 प्राप्त होती है, लेकिन गणितीय विश्लेषण में क्या कर रहा है कि इसकी वैल्यू 0 नहीं है। क्या नहीं है, 0 नहीं। इसके साथ साथ हम कुल प्रायिकता भी फाइंड कर लेते हैं और हमें पता है कि परावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक दोनों का योग क्या होता है, कुल प्रायिकता को प्रदर्शित करता है। तो टी की वैल्यू हमारे पास आ गई और हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, कुल प्रायिकता हम फाइंड कर सकते हैं। तो लिखिए ये पारगमन गुणांक हमारा कंप्लीट होता है। पारगमन गुणांक की ये वैल्यू आ गई 1 प्लस v0 का स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोला अल्फा ए अपॉन 4e v0 माइनस e का इनवर्स। ये हमारी आ गई समीकरण नंबर बी। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, टी को रिप्रेजेंट कर रही है, पारगमन गुणांक को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इन दोनों समीकरणों का योग क्या कहलाएगा, आर और टी का योग क्या कहलाता है, कुल प्रायिकता को डिनोट करता है, कण की प्रायिकता को डिनोट करता है। वो हम देखेंगे कि एक आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, तो लिखिए कुल प्रायिकता, लिखिए इसमें उपरोक्त प्रतिबंध परावर्तन गुणांक व पारगमन गुणांक, उपरोक्त प्रतिबंध परावर्तन गुणांक हमने निकाला था आर और पारगमन गुणांक के लिए आसानी से कुल प्रायिकता को व्यक्त कर सकते हैं। और हमें पता है कुल प्रायिकता क्या होगी, एक होगी, तो अर्थात वो क्या आएगी, P बराबर R प्लस टी। R की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है समीकरण ए और बी। R प्लस टी बराबर क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए, वो अभी हम देख लेते हैं। R की वैल्यूज क्या है हमारे पास, ये रही 1 प्लस 4e v0 माइनस का e अपॉन v0 का स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोला अल्फा ए का इनवर्स, फिर प्लस, और टी की वैल्यू क्या रही, ये रही 1 प्लस v0 का स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोला अल्फा ए अपॉन 4e v0 माइनस का e, इसका इनवर्स। अब हम इनवर्स को तो ऐड नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे पास पहले इक्वेशन थी आर की, जो के और अल्फा की फॉर्म में, और इसके पास भी पारगमन गुणांक की वैल्यू भी हमारे पास क्या है, के और अल्फा की फॉर्म में, दोनों वैल्यूज हम यहाँ पे रख लेंगे।
तो P बराबर क्या आएगा हमारे पास, मैं R की वैल्यू अल्फा और के की फॉर्म में है वो इक्वेशन रख रहा हूँ, इसकी वैल्यू ये रख रहा हूँ के स्क्वायर प्लस का अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोला अल्फा ए डिवाइड बाई के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोला अल्फा ई प्लस 4k स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर, फिर प्लस ये पारगमन गुणांक की वैल्यू ये रही हमारे पास 4k स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई के स्क्वायर प्लस अल्फा का स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोला अल्फा ई प्लस 4k स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर। ठीक है, हमने रख दी। ये तो रही हमारे पास पारगमन गुणांक की वैल्यू, ये रही परावर्तन गुणांक की वैल्यू, दोनों वैल्यू चाहिए थे हमने रख ली। अब हमारी ये किसी काम की नहीं है। देखो दोनों का एलसीएम लेंगे, के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोला अल्फा ई प्लस 4k स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, इधर भी क्या सेम ही है, के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोला अल्फा ई प्लस 4k स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, दोनों का एलसीएम सेम है तो एलसीएम इक्वली आएगा, क्या आएगा के स्क्वायर प्लस का अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोला अल्फा ए प्लस 4k स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, दोनों का सेम है तो जब एलसीएम सेम हो तो दोनों ऊपर वाली संख्या जुड़ जाती है और ये लिखेंगे के स्क्वायर प्लस का अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोला अल्फा ए प्लस का 4k स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। देखिए अंश और हर में क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या दोनों क्या सेम है, सेम में सेम का डिवाइड करेंगे एक आ जाएगा, और तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी आ रही है, एक आ रही है। तो हम किसी भी कण के लिए परावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक की कुल प्रायिकता को हम प्रदर्शित कर सकते हैं। हमने दोनों के योग से हमने इसको फाइंड कर लिया, कुल प्रायिकता कितनी आ रही है, एक आ रही है। ठीक है, और इस जो हमने पारगमन की इक्वेशन फाइंड की है वो हमारे पास क्या थी, ये थी ट्रांसमिटेड फैक्टर की जो वैल्यू थी ये थी हमारे पास, और हमें यहाँ पे दिख रहा है कि जो टी की वैल्यू क्या है, जीरो प्राप्त नहीं हो रही है। क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहती है, क्लासिकल मैकेनिक्स यही कहती है कि टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, जो कि गणितीय विश्लेषण हमारा क्या कर रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है। और ये जो पारगमन गुणांक के अंतर्गत ये जो वैल्यू आ रही है इसको बोलते हैं रोधिका भेदन बोलते हैं, या इसको बोलते हैं सुरंग प्रभाव। क्या बोलेंगे, सुरंग प्रभाव। जो टी की वैल्यू जीरो नहीं आ रही है तीसरे क्षेत्र के अंतर्गत पारगमन गुणांक का जो मान हमें प्राप्त हो रहा है उसको क्या कहते हैं, सुरंग प्रभाव कहते हैं। इसको अनेक बहुत सारे जैसे कि अल्फा अक्सेल एक फ्रिक्शन है उसके द्वारा, या नाभिक फ्रिक्शन है उसके द्वारा हमें मान फाइंड करते हैं। हमने यहाँ सिर्फ इसका निष्कर्ष निकालना है कि टी की वैल्यू हमारे पास क्या हो रही है, जीरो प्राप्त नहीं हो रही। क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहती है, जीरो होनी चाहिए, और गणितीय विश्लेषण क्या कहती है, इसकी वैल्यू ये होती है। ठीक है, उसका जो निष्कर्ष है वो हम नेक्स्ट कक्षा में लिखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। हमने कुल प्रायिकता का मान फाइंड कर लिया, वो क्या हमारे पास एक आया, और वो किससे फाइंड किया हमने, परावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक के योग से प्राप्त किया। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट एग्जाम में।